लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसका पैराफ्रेज हम लोग करना था विच वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन का। हम लोग इंट्रो पूरा कर चुके हैं, इंट्रो पार्ट था एंड ये टाइटल हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर भी रीड कर लेते हैं। A truly beautiful mind makes one wonder how can a scientist's mind be beautiful. We have discussed he was not only a scientist but actually was a beautiful human being. Beautiful कैसे हो सकता है किसी का mind? Because in this lesson we come across another aspect of Albert Einstein. यहाँ पे हम लोग जिस चैप्टर में जो पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर में हम लोग साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द साइंटिस्ट उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज था वो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। साइंटिस्ट तो वो थे ही, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या क्वालिटीज उनके अंदर था वो यहाँ पे एकदम खुल के अच्छे से इलेबोरेट होके आया है। ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करते थे, एनजीओ वगैरह में ये सब काम को बहुत करते थे। ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस, नॉन वायलेंस, एंड दैट इज व्हाई द टाइटल रेफर्स टू हिम एज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। वर्ल्ड पीस के लिए बोलना, ठीक है, वॉर वगैरह के अगेंस्ट आवाज उठाना, नॉन वायलेंस के वो प्रमोट करना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, तो ये सब चीजों, ये भी साइंटिस्ट के वो ये सब चीज में भी इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे हमारा मेजर एस्पेक्ट में कवर होता है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. जब भी किसी का बर्थ होता है थोड़ी पता होता है कि भाई कि बर्थ हुआ है तो यहाँ पे ये चीज ऐसे होगा, ये चीज वैसे होगा, उतना आइडिया थोड़ी रहता उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया बेसिकली, मतलब कि इतना ग्रेट बनेंगे, पैदा होते थोड़ी पता था हम लोग को। सोचो इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, फिर वो बर्थ डेट मार्कर दैट इज 14th मार्च 1879। इनका जहाँ बर्थ हुआ था वो सिटी का नाम है यूल्म, ठीक है, इन जर्मनी, ये मार्क कर लेना, कॉपी में लिख लो 14th मार्च 1879 एंड देन राइट द नेम ऑफ द सिटी विच इज यूल्म इन जर्मनी। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। ठीक है, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो एक छोटे बच्चे थे तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि एक दिन वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे। ही वाज लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन, वो बाकी बच्चों की तरह ही थे। ठीक है, ये सबके लिए वहां पे मतलब बाकी सबके लिए वैसे ही थे। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। इनफैक्ट उल्टा चलो, बाकी सबको लगता कि कोई कोई बोल नहीं सकता इनको कि ग्रेटनेस इतने बड़े कुछ बन जाएंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएंगे। इनकी मम्मी को बल्कि लगा कि ये एक फ्रीक है। फ्रीक माने क्या होता है, एक एक बच्चा जो नॉर्मल नहीं है, काइंड ऑफ अब नॉर्मल है, क्योंकि उनका बच्चा बाकियों के संग खेलता कम था, उनका बच्चा थोड़ा डिफरेंट एक्ट करता था, तो मे बी उनकी मॉम को भी लगा इनिशियली, और उनका फोरहेड भी काफी बड़ा था, तो इनकी मॉम को भी लगा कि क्या पता मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, बिकॉज इट नॉट बिहेव टॉक और लुक लाइक नॉर्मल पीपल डिड। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों से वो काफी अलग थे, वो अब नॉर्मली बिहेव करते। और ऐसा लगता कि वो कम इंटेलिजेंट है, उनकी मम्मी को लगता कि बाकियों से अलग है तो मतलब कम इंटेलिजेंट है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन, तो ये मार्क कर लेना। अगर मैं पूछेगी व्हाई एल्बर्ट्स मदर फेल्ट ही वाज अ फ्रीक, सो यू कैन से मे बी बिकॉज ही बिहेव डिफरेंटली और ही बिहेव्ड abnormally। यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे बढ़े। मन्नत, सौम्या, सृष्टि, हाँ मैम। स्क्रीन सबको अच्छे से विजिबल है ना, क्लियरली? हाँ मैम। ठीक है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। एल्बर्ट की मम्मी को लगता कि मेरे बच्चे का जो माथा है वो, हम तुम लोग को अभी बताया कि काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रंस हेड। एट द, अब पता है इनके बचपन का पूरा एक्टिविटी बताएगा कि 2 साल में उन्होंने क्या किया, 5 साल में क्या किया, 8 साल में क्या किया, 10 साल में क्या किया, 12 साल में क्या किया, एक एक करके एक्टिविटी बताया जाएगा। सो मेरा एक सजेशन है आप लोग को, प्लीज इनका एक्टिविटी कॉपी में ईयर बाय ईयर लिख लो। हाँ, हमेशा ये यही इस चैप्टर का मेन नोट्स है। सबसे पहले चैप्टर में लिख लो 2.5 में उन्होंने क्या किया, जब वो 2.5 साल के थे तो उन्होंने क्या किया। ठीक है, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। जब वो 2.5 साल के थे आइंस्टाइन तब भी बात नहीं करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टार्टेड टॉकिंग व्हेन ही वाज 2.5 years ऑफ एज। सॉरी, 2.5 साल के जब वो थे, प्रॉपरली उन्होंने बोलना स्टार्ट नहीं किया था, प्रॉपर बोलना। तो ये तो 2.5 नॉट टॉकिंग। ठीक है, व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब बोलना सीखे, जब फाइनली बोल तो ट्वाइस बोलते थे। ठीक है, मार्क करना 2.5 हाइफन डिड नॉट स्पीक, एंड उसके बाद में जब स्पीक मतलब जब बोलना चालू किया, स्पीक हाइफन रिपीटेड द वर्ड्स, स्पीक हाइफन रिपीटेड द वर्ड्स, स्पीक हाइफन रिपीटेड द वर्ड्स। आगे बढ़े। हाँ मैम। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब फाइनली बात करना सीखा उन्होंने, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, उन्होंने सब कुछ 2 बार रिपीट किया। फाइनली जब उन्होंने बोलना चालू किया
हर वर्ड्स को दो दो बार करके रिपीट करते थे, ऑन लूप बोलते थे लाइक दैट। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि बाकी बच्चों के संग क्या किया जाए, कैसे क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उनके जो प्लेमेट्स हैं वो लोग उनको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। आइंस्टाइन के जो प्लेमेट्स हैं वो उनको बोलते तुम बड़ा बोरिंग है, तुम बड़ा बोरिंग है, तो दे यूज्ड टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। ये मार्क कर लो। आइंस्टाइन, मैम पूछेगी 1 मार्क का कि आइंस्टाइन के प्लेमेट्स क्या बुलाते, तो लिख देना ब्रदर बोरिंग बुलाते। कॉपी में लिख लो, आइंस्टाइन्स फ्रेंड्स हाइफन ब्रदर बोरिंग। आइंस्टाइन्स फ्रेंड्स हाइफन ब्रदर बोरिंग। लिख दिया मैम। His playmates used to call him brother boring because he remained to himself. He did not to play. मैम ये पूछेगी why his playmates used to call him brother boring, तो ये वाला आंसर है। His playmates used to call him brother boring because, मार्क कर लेना बुक में, he remained to himself। वो खुद के साथ रहता, इतना टाइम नहीं स्पेंड करता, ज्यादा खेलता नहीं, ज्यादा बात नहीं करता। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। बाकी बच्चे भी खुद से खेलते हैं, खुद में खेलते हैं। मतलब खुद से मतलब जो आइंस्टाइन है वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है। एक्चुअली उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था बाकी बच्चों से मैच ही नहीं करता था। तो उनको लगता है कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है, कि बाकी बच्चों का उनका फ्रीक्वेंसी अलग है, सोच समझ सब कुछ अलग है, ठीक है। तो वो आइंस्टाइन अकेले खेलते, ही यूज्ड टू प्ले विद हिमसेल्फ ओनली। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। इनको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद था, ठीक है। व्हाट इज मैकेनिकल टॉयज? ऐसे खिलौने जिसमें कुछ टाइप ऑफ मशीनरी यूज होता है, लाइक ऑटोमेटेड कार्स होते हैं, ऑटोमेटेड एरोप्लेन्स, उसको हम लोग मैकेनिकल टॉयज बोलते हैं। अगर मैं पूछे कि व्हाट आर मैकेनिकल टॉयज, यू कैन राइट ऑटोमेटेड कार्स, एरोप्लेन्स वगैरह को हम लोग मैकेनिकल टॉयज बोलते हैं। और इनको बचपन से इतने, देखो फिजिक्स में इन्होंने क्या स्केल अप किया, तो इनको ऑफकोर्स हमेशा वैसे टाइप का चीजें इंटरेस्ट रहेगा, वैसा टॉयज वगैरह जहाँ पे कुछ सीखने को मिले, मशीन रिलेटेड थिंग्स इनको काफी अट्रैक्ट करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, इनकी जब बहन हुई छोटी, उसकी बहन का नाम है माजा, मार्क कर लेना माजा, ठीक है। ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब इनकी बहन हुई तो छोटी सी बच्ची थी तो बोला कि इसका व्हील्स कहाँ है, मतलब ही थॉट कि कोई कार का कोई कोई मशीन है, कोई खिलौना है, मतलब इनको लगा इनकी बहन, बोलता इसकी व्हील्स कहाँ है, ठीक है। एंड व्हील्स का मतलब है दैट फीट ऑफ द बेबी, ठीक है। ही वाज वंडरिंग वेयर द बेबीज व्हील्स वर, इसका मतलब फीट ऑफ द बेबी। एज एल्बर्ट आइंस्टाइन यूज्ड टू प्ले विद टॉयज, ऑल द टॉयज हैड अ सेट ऑफ व्हील्स। तो ही माजा एक्चुअली वो खिलौनों के संग खेलते थे और हर खिलौनों में नीचे व्हील्स हुआ करता था, ठीक है। तो उनको लगा कि माजा जो है, मतलब जो उनकी बहन हुई है, उनको पता है, उनको लगा ये भी एक टॉय, ये एक टॉय है, मतलब डॉल की तरह है, तो इसके व्हील्स का है, इसके पाँव का है, ठीक है। ये भी मार्क कर लेना, उनकी बहन का नाम क्या, कॉपी में लिख लो, मार्जा हाइफन। एंड उन्होंने इसको बोला कि वेयर आर हर व्हील्स, व्हील्स माने तुम्हारा फीट हो गया, फीट ऑफ द बेबी। व्हील्स माने होता है फीट ऑफ द बेबी, व्हील्स का मतलब होता है फीट ऑफ द बेबी। यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज मार्क कर लेना, कॉपी में अच्छे से लिख लो। यहाँ तक पूरा क्लियर हो? आगे बढ़े गाइज। हाँ मैम। और हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक स्कूल के हेड मास्टर ने एक बार अपने फादर को बोला दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस इन। सोचो, आइंस्टाइन के स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि आपका बच्चा कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी प्रोफेशन चूज करे, आपका बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, मार्क करना। अब आते 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में वो वायलिनिस्ट बन गए थे, वायलिन बजाना सीखा बिकॉज हिज मदर वांटेड, उसकी मॉम चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड इमेच्योर वायलिनिस्ट। इमेच्योर माने क्या होता है, जो आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करते हो कोई चीज, एज अ हॉबी करते हो, तो एक वायलिनिस्ट बन गए वो, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरी जिंदगी उन्होंने इस स्किल को मेंटेन रखा। तो कॉपी मार्क करना, एट द एज ऑफ 6 आइंस्टाइन हाइफन वायलिनिस्ट, at the age of 6 Einstein hyphen violinist। Next, but Albert Einstein was not a bad pupil, pupil माने student। He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। Albert Einstein बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, वो स्कूल गए तुम्हारे म्यूनिक में, मतलब इट्स म्यूनिक इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। उनका फैमिली मूव किया था फ्रॉम यूरोप टू म्यूनिक जब वो 15 महीने के थे, एंड वो अच्छा मार्क्स लाए थे हर सब्जेक्ट्स में, तो मार्क कर लेना।
पैदा हुए थे यून जर्मनी में, वहां से म्यूनिक शिफ्ट कर ली, तुम्हें लिख देना म्यूनिक। और म्यूनिक में और कब शिफ्ट की, जब उसे 15 महीने, 15 महीना मतलब 1 साल 3 महीना के जब ये थे, तब इनका परिवार वहां शिफ्ट हुआ था। ये अच्छा मार्क्स लाते हैं उसके बाद से, तो मतलब वहां पे ठीक ठाक मार्क्स आता है इनका, ऐसा नहीं कि मार्क्स खराब आता, लिख दो कॉपी में पॉइंट। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Next, Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. आइंस्टाइन को स्कूल का डिसिप्लिन एंड ऑर्डर बिल्कुल पसंद नहीं था, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड उनका हमेशा टीचर के संग क्लैश होता था। ऑलवेज जो भी टीचर्स उनके संग हमेशा उसका झगड़ा होता है, क्लैश होता, मतलब स्कूल का एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की नेल्स क्यों बड़े हैं, बाल क्यों शॉर्ट नहीं है, ये सब चीजें उनको उतना पसंद नहीं था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन इतना स्टिफल्ड फील किया, स्टिफल्ड माने सफोकेटेड, वो घुटन महसूस होने लग गया वहां पे, देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फिर उन्होंने बोला कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। गुड माने अपने खुद को अच्छा फील कराने के लिए होता है ना, कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, वहां कर लो, एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर, लिख दो। और क्यों वहां पे स्कूल छोड़ा, बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये लिख देना कॉपी में, एट द एज ऑफ 15। 2.5 साल की उम्र तक बोलते नहीं थे, 5 साल की उम्र से बोलना चालू किया, एंड देन फॉलोड बाई तुम्हारा 15 महीना के जब वो थे तब वो लोग शिफ्ट किए थे तुम्हारा म्यूनिक में, एंड देन वो एट द एज ऑफ 6 वो वायलिन में जाना सीखे थे, देन एट द एज ऑफ 15 उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। हर एक एज में कुछ ना कुछ हमें बताया गया प्रॉपरली। नेक्स्ट, the previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. जब एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल छोड़ के गए, तो 1 साल पहले उनके पेरेंट्स कहाँ गए थे, मिलान। मिलान एक सिटी है इटली में। जब एल्बर्ट ने स्कूल छोड़ा, तो उसके 1 साल पहले इसके पेरेंट्स, मतलब स्कूल छोड़ने के 1 साल पहले, तो मतलब ये जब ये 14 साल का था, मैंने वॉज 14 years old, इसके माँ बाप शिफ्ट हो गए तुम्हारा मिलान में। मिलान एक जगह है इटली में, तो वहां शिफ्ट हो गए। और एल्बर्ट यहाँ म्यूनिक में स्कूल में पढ़ रहा था अपने रिलेटिव्स के यहाँ, क्योंकि वो म्यूनिक में थे तो यहीं पे पढ़ रहा था, और इसके माँ बाप शिफ्ट हो गए थे इटली में, तो यहाँ पे पढ़ाई किया बिना माँ बाप के, 1 साल यहाँ पे अकेला रहा है वो। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत बातचीत करने के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। बहुत बातचीत करने के बाद आइंस्टाइन का मन हुआ कि वो ना पढ़ाई कंटिन्यू करेगा इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। ठीक है, वो हम गलती से कुछ बोला, म्यूनिक तुम्हारा अलग वहां पे था, तो स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था म्यूनिक में, तो एल्बर्ट नहीं यहाँ पे पढ़ा। तो एल्बर्ट ने बहुत बातचीत हुआ घर पे, बहुत मम्मी पापा से डिस्कशन हुआ, फिर लास्ट में सबको मान गए कि इसको स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर देते हैं, एंड वहाँ का जो लैंग्वेज है ना, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड का मतलब वहाँ का लैंग्वेज वॉज जर्मन। स्विट्जरलैंड में जो स्कूल था, वहाँ का जो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं वो जर्मन है, ठीक है। तो वहीं पे पढ़ाई गई, बिकॉज वहाँ पे ना इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ का लोगों का थॉट्स थोड़ा मॉडर्न है, लोग बच्चों को सांस लेने का मौका देते, बच्चों को इतना फालतू का रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालते बच्चों के ऊपर। तो इन्होंने डिसाइड किया कहाँ पढ़ाई करेंगे, ये लिख दो यहाँ पे, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड लिख दो यहाँ पे हाइफन। और क्यों, क्योंकि वहाँ का माहौल लिबरल है। लिबरल माने समझते हैं सामने वाले का ओपिनियन, रिस्पेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, उसका क्या ओपिनियन है, वो क्या करना चाहता है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज को, ठीक है।
ठीक है, डन। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मनी, हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट, Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. Einstein को दो चीज में तो भगवान का गॉड गिफ्ट था, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। ठीक है, हम उल्टा बोला, म्यूनिक नहीं, ज्यूरिक तुम्हारा वहां पे स्विट्जरलैंड के आसपास। तो आइंस्टाइन बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, मैथ्स और फिजिक्स में तो वेरी गुड। और उसके बाद उनका मन था कि पढ़ाई वो कंटिन्यू करे वहाँ पे ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में। मार्क करना, इनका फ्यूचर प्लानिंग है ये कि मैथ्स एंड फिजिक्स कहाँ पढ़े, यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। कॉपी में लिख लो ये अच्छे से। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Walrus mustache इसको बोलते हैं, देखो वॉलरस एक शेप होता है मुस्टैच का, ठीक है। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग जिसको अपील करता था, क्योंकि बड़े हैंडसम इंसान है। और साइंस के अलावा उनको बहुत चीजों में इंटरेस्ट था, किसी और चीज में इंटरेस्ट भी था। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मारिक। एक्चुअली इनको इंटरेस्ट है एक लड़की के में, उस लड़की का नाम है मिलेवा मारिक, जिसको वो whom he found to be a clever creature। उसको वो क्लेवर माने, एक्चुअली उस जमाने में लड़कियां इतना पढ़ाई नहीं करती थी, तो इनको उस जमाने में अपनी टक्कर की एक लड़की मिलना जो इनकी तरह इंटेलिजेंट है, पढ़ाई लिखाई बहुत तेज है, तो वो उसको हमेशा क्लेवर क्रिएचर कहते हैं। तो मार्क करना है, इनका इंटरेस्ट पढ़ाई के अलावा यहाँ पे दिखाए गए। पता है एज ए ह्यूमन बीइंग क्या लाइफ में वो बता रहे हैं। इनकी वाइफ का, इनकी ये फ्यूचर वाइफ भी रहेंगी, तो मार्क कर लेना। मिलेवा मारिक क्लेवर क्रिएचर, लिख दो कॉपी। मिलेवा मारिक क्लेवर क्रिएचर, मिलेवा मारिक क्लेवर क्रिएचर। The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree। वो लोग कहाँ मिले थे? यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में मिले थे। मिलेवा मारिक बिलोंग टू सर्बिया। सर्ब सर्ब मतलब सर्बिया से बिलोंग करती थी, इसलिए उसको सर्ब बोला गया। मार्क कर लो, कौन कहाँ पे बिलोंग करता है। जो मिलेवा मारिक है वो सर्बिया से बिलोंग करती है, वो सर्बिया से स्विट्जरलैंड पढ़ाई के लिए आई थी, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक इकलौता इन यूनिवर्सिटी यूरोप में जो लड़कियों को भी डिग्री देता है। मतलब उस जमाने में लड़कियों का पढ़ाई नहीं था इतना इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऑल द वे तुम्हारा सर्बिया से यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। तो इस तरीके से इन लोग का मुलाकात हुआ, एंड दे एक इंटरेस्ट आया कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट, एंड वो वाला पूरा एक कॉर्ड कनेक्ट हुआ, मतलब कहने का मतलब है। प्लीज मार्क कर लेना, कॉपी में लिख लो। मिलेवा मारिक बिलोंग टू सर्बिया, पूरा लिख लो यहाँ पे। मैम हाँ एक्चुअली मेरे को 5:45 पे दूसरा ट्यूशन जाना चाहिए, तब तक हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का फोर्थ पे, मतलब हम लोग का हो जाएगा आराम से। भी तो 5-6 हुआ है, ठीक है। इसके पहले ही हो जाएगा, ठीक है। देखो, वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। दिमाग कर लिया, कॉपी में लिख दिया कि इनकी वाइफ कहाँ से थी, सर्बिया से बिलोंग करती थी। और ये क्यों आई थी पढ़ने के लिए, बिकॉज ये वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो लड़कियों को डिग्री देता है। हर हर यूनिवर्सिटी में पहले लड़कियों का पढ़ना वाज नॉट अलाउड। इनका फोटो है, देखो मैंने फोटो भी शेयर किया यहाँ पे। नेक्स्ट, आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली। और कहाँ मुलाकात हुआ, पहला मुलाकात हुआ था एली माने आइंस्टाइन उसको, सॉरी कहाँ मुलाकात नहीं, उसके अंदर आइंस्टाइन को महसूस हुआ कि मेरी दोस्त बन सकती है, मतलब मेरे लेवल की है ये। तो आइंस्टाइन को उसके अंदर एक दोस्त महसूस हुआ अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। फिलिस्टाइंस का मतलब क्या है? एक वर्ड विच इज यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट एक्ट लाइक आर्ट, who do not like arts, literature or music। To be at odds means to be in the opposition of someone, to be against someone, ठीक है। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। आइंस्टाइन को लगा कि मिलेवा उसकी दोस्त है, बिकॉज क्यों लगा दोस्त? क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट काफी सेम था, दोनों को आर्ट पसंद है, लिटरेचर पसंद है, म्यूजिक पसंद है, कॉमन इंटरेस्ट है दोनों का। उन दिनों लाइक आर्ट में इंटरेस्ट होना, लिटरेचर में इंटरेस्ट होना अच्छा नहीं कहते थे। वो है ना, अच्छे घर की लड़कियां नाचने गाने का चीजें नहीं करती, आर्ट में नहीं काम करती है, तो उस जमाने में इतना अच्छा नहीं बोलते थे, ठीक है। सो जो लोग भी आर्ट में इंटरेस्टेड थे, लिटरेचर में और म्यूजिक में, लोग उनको अच्छा नहीं मानते। और क्या बोलते पता है? सपोज कर तुमको इंटरेस्ट है आर्ट या ये सब लिटरेचर में, या फिर तुम्हारा और किसी चीज में, तो लोग तुमको बोलते हैं फिलिस्टाइंस, ठीक है। लोग तुमको फिलिस्टाइंस बुलाते हैं, मतलब तुम हमारे अगेंस्ट जा रहे हो, कहने का मतलब है।
मार्क कर लो। मैम पूछेगी what we used to call the people who were interested in art and literature, Philistines, कॉपी मार्क कर लेना। सॉरी, फिलिस्टाइंस वो थे, हम बताते हैं। सपोज अगर मुझे इंटरेस्ट है आर्ट में, अगर मुझे पसंद है आर्ट और आप लोग को नहीं पसंद है, तो मैं आप जैसे लोगों को फिलिस्टाइंस बुलाऊंगी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का परिवार और बाकी लोग जो क्या थे, जिसके फेवर में नहीं थे, तो इन लोगों के अगेंस्ट क्या होगा, क्या बोलोगे अपन लोग को? फिलिस्टाइंस बोलोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दोज पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक यूज्ड टू कॉल देयर ओपोनेंट्स, अपने ओपोनेंट्स को वो लोग फिलिस्टाइंस बुलाते, कि जिनको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के परिवार के लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो ये लोग उन लोग को फिलिस्टाइंस बुलाते थे। नेक्स्ट, द कपल फेल इन लव, दोनों को प्यार हुआ। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन ऑन टू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन मिलेवा मारे को प्यार हुआ, लव लेटर्स एक्सचेंज हुआ, अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस किया वो लोगों ने। ऐसे लेटर्स लिखते जहाँ पे उन्होंने साइंस को फीलिंग से मिक्स किया। साइंस मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें, मैथ्स के लैंग्वेज में बात करें, ठीक है। जैसे कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो फिजिक्स का लैंग्वेज यूज करके वो अपना वर्ड्स को डिस्क्राइब करते, ठीक है। आइंस्टाइन ने बोला scientific inventions and said that he would be very proud on that day when they would finally conclude their paper on the theory of relativity, ठीक है। मतलब पेपर माने कि कहने का, तो when they'll get married, तो फिजिक्स का जो रेफरेंस है वो ये लोग अपने लव लेटर्स में एक्सचेंज करते थे। मतलब ये लोग एजुकेशनल लैंग्वेज में बातें करते, एजुकेशन लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन करते, ठीक है। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. मार्क करना, 1900 में इनका एज 21 था। ये ग्रेजुएट हो चुके हैं पर अनएम्प्लॉयड, नौकरी नहीं है इनके पास। कॉपी में लिख लो फटाफट से, 1900 at the age of 21 हाइफन ग्रेजुएट हाइफन अनएम्प्लॉयड। लिख लिया। हाँ, ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। फिर क्या हुआ, 1900 से लेकर 1902 तक 2 साल तक ये टीचिंग असिस्टेंट तक के तक काम किया एंड प्राइवेट ट्यूशन देते बच्चा लोग को, ठीक है। And gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert. Finally 1902 में उनको एक जॉब मिला टेक्निकल एक्सपर्ट का। पहला जॉब क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग असिस्टेंट का। उसके बाद जॉब मिला इनको टेक्निकल एक्सपर्ट का, कॉपी में मार्क कर लेना। इन द पेटेंट, पेटेंट माने डॉक्यूमेंट, पेटेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमें आपको राइट देना पड़ता है, जैसे थप्पा लगाना कि हाँ ये राइट दिया हुआ है इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ऑफिस इन बर्न, 2 साल मतलब ये टीचिंग असिस्टेंट थे। उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट बने और टेक्निकल एक्सपर्ट बन के इनको जॉब कहाँ मिला, जॉब मिला इनको बर्न में। बर्न कहाँ है, बर्न इज अ सिटी इन जर्मनी। जर्मनी में एक शहर का नाम है तुम्हारा बर्न, इनको वहां जॉब मिला, लिख दो PER इन बर्न हाइफन सिटी इन जर्मनी। 2 साल पहले वो टीचिंग असिस्टेंट थे, उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट बने और कहाँ जॉब मिला इनको, पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट माने जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स में राइट्स देते हो कि हाँ ये डॉक्यूमेंट इस इंसान का, इसको पेटेंट राइट्स देना। अगर मैंने कुछ लिखा है तो उसमें मैंने पेटेंट राइट लगाता है कि कोई कॉपी नहीं करे मेरा काम को, ठीक है, वैसा। यहाँ तो लिखा आप लोगों ने कहाँ जॉब मिला है, इसको सब कुछ हुआ, आगे बढ़े। हाँ While मैम। while he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas and secret। इसका काम क्या था, दूसरों के इन्वेंशन को पूरा चेक करना, एक एक करके पढ़ना और उस पर पेटेंट राइट लगाना। तो वो दूसरों के इन्वेंशन को तो पढ़ते थे, साथ में इस ये अपना इन्वेंशन भी कर ही रहे थे मन ही मन। ये अपने इन्वेंशन के बारे में भी सोच रहे थे सीक्रेटली कि, और ये दूसरों के इन्वेंशन को तो पेटेंट लगा रहे हैं और साथ में अपने इन्वेंशन को भी सोच रहे हैं। He said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। एक बार इन्होंने मजाक में, जहाँ ये काम करते हैं उस डेस्क ड्रॉर को इन्होंने कहा था कि ये मेरा डेस्क नहीं, मेरा ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। अपने डेस्क को इन्होंने इतना बड़ा नाम दिया। क्यों बोला, तो क्योंकि यहीं पे बैठे बैठे इन्होंने अपने इन्वेंशन पे काम करना चालू किया था, यहाँ पे इन्होंने अपने काम के बारे में लिखना चालू किया था। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। अब लिखो 1905 में क्या हुआ, कॉपी में लिख लेना। 1905 में क्या हुआ, कॉपी में लिख लो। आइंस्टाइन ने अपना पहला पेपर पब्लिश किया, लिख दो 1905 हाइफन फर्स्ट पेपर पब्लिश्ड। और वो पहला पेपर था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। और उसमें उन्होंने लिखा कि मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस इज नॉट एब्सोल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। मतलब टाइम और मेजरमेंट का, टाइम एंड डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो किसी और चीज पर डिपेंड करता है।
ये तो तुम्हारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बहुत जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसको उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो मार्क कर लेना, ये 1905 में इन्होंने इन्वेंशन रिलीज किया अपना। लिख लो पहले कॉपी में, सौम्या, शांतनु, सृष्टि, मन्नत सब लिख रहा है ना कॉपी में, थम्स अप देके कंफर्म करो। ओके। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast related to the other. थ्योरी के हिसाब से लिखा है इफ दैट दो क्लॉक, अगर दो घड़ी है, दो क्लॉक है एंड दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम नहीं दिखाएगा, वन क्लॉक विल मूव फास्टर, मतलब दो घड़ी साथ में रख दो एंड दोनों घड़ी साथ में सेम टाइम नहीं दिखाएगा, एक घड़ी फटाफट मूव करेगा, एक घड़ी स्लो मूव करेगा। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इससे वो सबसे फेमस फॉर्मूला निकला E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। ठीक है, E मतलब एनर्जी हुआ, M माने मास हुआ, C माने तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दिमाग कर लेना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग को बेसिक फॉर्मूला देता है ये रहा। वैक्यूम का मतलब दैट इज नो एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलमोस्ट इतना। अगर सिंपल वर्ड है वो तो आइंस्टाइन से दैट व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, बोला कि अगर आप एक अच्छी लड़की के संग बैठे 2 घंटे, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप किसी के संग बैठे हो, एक अच्छा कंपनी है, तो 2 घंटा में आपको 2 मिनट लगता है। ऑन द अदर हैंड, जब आप किसी तवे पे बैठे हो, गर्म तवा में बैठे हो, तो 2 मिनट भी 2 घंटा के बराबर लगता है। तो रिलेटिविटी माने क्या, तो इंसान को हर समय अलग फील होगा। सपोज कर लो, जब तुम सीढ़ी चढ़ रही हो ना, तो यू विल फील की सीढ़ी खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रहा है पाँव में। पर जब तुम उतर रही हो तो 2 मिनट तुमको फील ही नहीं होगा, टाइम ऑलमोस्ट सेम लगेगा पर तुमको फील नहीं होगा। तो हर इंसान टाइम को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से महसूस करता है। तो वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं वर्कआउट करूंगी तो मुझे वर्कआउट में 5 मिनट मैंने वर्कआउट किया, मेरे हाथ दुखने लग जाएंगे। ठीक है, वही मुझे बोलो घूमने के लिए, यहाँ जाने के लिए, वहां जाने के लिए, वहां आई विल गैदर करेज। तो वही बात है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। Unraveling का मतलब है starting to fall। दो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करे फिजिक्स का पूरी दुनिया के लिए, उनका पर्सनल लाइफ प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा था। वो पर्सनल लाइफ में फेल कर रहे थे, खराब हो रहे थे, पर्सनल लाइफ उनका पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा था। ठीक है, मार्क कर लेना। मतलब प्रोफेशनली अच्छा काम कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ शादी में इश्यूज आ रहा था उनका। मतलब शादी वगैरह में क्या इशू था। कोई एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। एल्बर्ट को शादी करना था मिलेवा से, पर उसकी मम्मी अगेंस्ट थी एल्बर्ट की कि नहीं मैं शादी नहीं करने दूंगी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son was too old for me। उस जमाने में ना लड़की लोग छोटी होती थी ज्यादा, और ये मिलेवा एल्बर्ट से 3 साल बड़ी है। तो उसकी मम्मी को लगा कि आपके लिए ये लड़की बहुत बड़ी है, मैं नहीं करूंगी शादी, आपसे 3 साल बड़ी है ये। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस। और उसका इंतहा बुद्धि से भी वो काफी बॉदर्ड थी, कितनी इंटेलिजेंट है, कितना बुद्धि है इसके अंदर। शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। तो है ना, उसकी मम्मी बोली कि तुम्हारी तरह ही ये लड़की एक किताबी कीड़ा है, मतलब कहने का मतलब है, दो जन अगर इतना बुक के अंदर रहेगा तो घर कौन मैनेज करेगा, एक इंसान को तो घर संभालना पड़ेगा ना। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। ठीक है, बिकॉज उसकी मम्मी मैरिज के अगेंस्ट थी, तो आइंस्टाइन ने शादी नहीं किया मिलेवा से, और इंतजार किया कि मम्मी मान जाए। फाइनली उनकी मम्मी मानती है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। मार्क कर लो, इनका शादी हुआ 1903 में एंड 2 बच्चे भी हैं इनके, लिख लो कॉपी में। शादी हुआ उनका जनवरी 1903 में, और इनके 2 बच्चे भी हैं। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ साल बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड। कुछ साल बाद मैरिज पूरा खराब हो, मतलब मैरिज टूट गया इनका, मैरिज फॉल्टर्ड, मैरिज कमजोर हो गया, मतलब इनका डिवोर्स रहेगा। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। एक्चुअली वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, वो घर पे अगर रह रही तो घर पे उसको अपना हस्बैंड का भी टाइम चाहिए, और हस्बैंड ना बिजी है अपने काम में, और ये खुद इतनी पढ़ी लिखी है, तो इसको हाउसवाइफ बन के इतना खुशी नहीं मिला है, इसका वो बुद्धि कुछ काम नहीं आया। ठीक है, तो वो अपने कोप अप नहीं कर पाया अपने एम्बिशन और घर के बीच में। आफ्टर years ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, सालों तक एकदम फाइट करते करते, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। फाइनली डिवोर्स ले लिया 1919 में, लिख दो। डिवोर्स्ड, मैरिड इन द ईयर 1903, डिवोर्स्ड इन 1919।
उसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा से मैरिज किया सेम साल में, ठीक है, सेम ईयर में ही गॉट मैरिड टू हिज कजन एल्सा, मार्क कर लो, सेम ईयर में ही गॉट मैरिड टू हिज कजन एल्सा। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। इस समय आइंस्टाइन का शादी हुआ एल्सा से। एक और चीज, इट वाज आइंस्टाइन राइट टू वर्ल्ड, आइंस्टाइन एकदम फेम की तरफ गया, मतलब बहुत फेम, शान और शौकत सब कुछ मिला। आइंस्टाइन काफी फेमस हो गए, सबको इसको ग्रेट साइंटिस्ट कहने लगा था। जिस साल शादी हुआ उस सेकंड शादी हुआ उसके बाद से इनको और रिकॉग्निशन मिलने लग गया, ठीक है। 1915 में ही had published in his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। 1915 में उन्होंने एक और पेपर रिलीज किया और उसमें वो ग्रेविटी को लेकर जो इंटरप्रिटेशन था वो रिलीज किया, और तो हम लोग सबको पता है वो कितना फेमस हुआ था, ठीक है। 1915 में, 1915 में an eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। और 1919 में एक सोलर इक्लिप्स आया और वो प्रूव कर दिया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो पूरा पूरा करेक्ट है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये प्रूव हो गया। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, पहले से उन्होंने एडवांस में कैलकुलेट कर लिया था, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैलकुलेट किया था 1915 में कि ईयर 1919 में एक सोलर एक्लिप्स आएगा। बिकॉज ऑफ इट द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स, इसकी वजह से जो स्टार का पोजिशनिंग है, जगह है, वो चेंज होगा, कुछ हद तक चेंज होगा, उन्होंने कहा था, ठीक है। और उनका कैलकुलेशन एग्जैक्टली एक्यूरेट निकला। तो ऐसा बोल जाए कि एल्बर्ट ने एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेके आ गया, वो बहुत बड़ा चेंज लेके आ गए वो, ठीक है। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। उनको नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स के लिए इन द ईयर 1921। द नोबेल प्राइज वाज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द फेमस स्वीडिश साइंटिस्ट, अ साइंटिस्ट हु बिलोंग्स टू स्वीडन। नोबेल प्राइज किसके विल पे फेमस था, बेस्ड था, जो फेमस हमारे स्वीडिश साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट कहाँ बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू स्वीडन, और उनका नाम है अल्फ्रेड नोबल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1895 एंड द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन इन द ईयर 1901। मतलब जो नोबेल प्राइज में नोबेल नाम नहीं है, NOBEL, वो नोबेल नाम किसके ऊपर पड़ा था, एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, उनके नाम के ऊपर ही प्राइज का नाम पड़ा है। तो मार्क कर लेना, अगर मैं पूछेगी ना कि हाउ नोबेल प्राइज गॉट इट्स नेम नोबल, तो ये बोल देना। तो इनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला। आगे बढ़े, ये हो गया। अब देखो, ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर्स, बहुत इज्जत मिला, बहुत ऑनर मिला एंड इन्विटेशन मिला पूरे वर्ल्ड से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस। प्रेस ने भी, मतलब मीडिया ने काफी प्रेज किया, तारीफ वगैरह हुआ। व्हेन द नाजीज केम टू पावर, जब जर्मनी का पावर आया इन 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेट, आइंस्टाइन भाग गए, एमिग्रेट कर लिया, अपना कंट्री छोड़ के भागना मतलब, टू द US। कहाँ भाग गए, यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए। 1933 में जब जर्मनी तुम्हारा पावर ऑफ नाजी के अंदर आया, तो आइंस्टाइन जर्मनी छोड़ के चले गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमेशा के लिए, ठीक है। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। uproar का मतलब वेरी अपसेट, ठीक है। 5 साल बाद जर्मन्स ने डिस्कवर किया न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस, प्रोसेस इसके थ्रू बॉम्ब्स जो है और एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं। इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस कहाँ बना था, ये बर्लिन में प्रिपेयर हुआ था। इसकी वजह से सारे फिजिसिस्ट इन अमेरिका बहुत अपसेट हो गए थे, बिकॉज उसको डर था कि भाई अगर इसका मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत गलत इस्तेमाल किया जाएगा, बॉम्ब बॉम्ब बन जाएगा, गलत इस्तेमाल होगा। तो मार्क कर लेना, 5 साल बाद, मीन्स 1933 के बाद 5 साल बाद न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस बना, मतलब अपडेट हुआ।
थोड़ा सा लास्ट का प्रोसेस पोर्शन बचा है, हम बोला ना इसमें डिटेल्स काफी है, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, इस साल ये, प्लीज कॉपी में लिखते रहो हर एक साल क्या क्या हुआ है, और एग्जाम में उसी के बीच में से कुछ पूछेगा तुम लोग से, एंड व्हाट दे लास्ट उसके अलावा। तो जितने भी फिजिसिस्ट है अमेरिका में बहुत अपसेट हो गए, उनको डर था टेक्नोलॉजी का मिसयूज होगा, उस चीज का काफी डर था उन लोग को। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म, सब भाग गए फेसिज्म के डर से, ठीक है। दे हैव फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म, जस्ट वन सेकेंड। हेलो, हेलो, हाँ। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. ठीक है। What is the meaning of fascism? फेसिज्म एक डिक्टोरियल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था फ्रॉम इटली बाय द रूल ऑफ बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। सारे साइंटिस्ट को बहुत डर लग गया था कि नाजीज कुड मिसयूज द एटॉमिक बॉम्ब, सबको डर लगा कि नाजी जो है वो लोग ये एटॉमिक बॉम्ब का मिसयूज करेंगे, सबको क्या हुआ था, भाग गए थे, दे हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म, जैसे आइंस्टाइन भागे थे, नाउ दे वर अफ्रेड कि नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर, एक कलीग ने बोला कि तुम चिट्ठी लिखो, उन्होंने लेटर लिखा, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिख के बोला, कब लिखा देखो मार्क करना, 2 अगस्त 1939 में लेटर लिखा, इन विच उन्होंने वार्न किया था, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory, यहाँ पे उन्होंने पूरा बोला है, ठीक है। मतलब उन्होंने लेटर लिखा तुम्हारा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में, उन्होंने वार्न किया उनको कि एटॉमिक बॉम्ब जो जर्मनी में डेवलप हुआ था बहुत पावरफुल था, इफ वन ऑफ दीज बॉम्ब्स एक्सप्लोडेड, अगर ये बॉम्ब तुम्हारा एक्सप्लोड होगा, इफ वन ऑफ दीज बॉम्ब्स विल एक्सप्लोड, हेलो, हाँ, हाँ, कहाँ से बोल रहे हो, हाँ, हाँ, ओके। जर्मनी बहुत पावरफुल था, इफ वन ऑफ दिस बॉम्ब्स एक्सप्लोडेड ऑन माय पोर्ट, अगर ऐसा एक भी बॉम्ब पोर्ट में एक्सप्लोड कर जाएगा, सिर्फ वो उस एरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बट ऑल्सो इट वुड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टेरिटरी, आसपास का टेरिटरी को भी पूरा खत्म कर देगा। इससे दिख रहा है कि आइंस्टाइन का कितना इंसानियत वाले ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी दिख रहा है यहाँ पे, उसको सबके लिए अच्छा चाहिए, ही वांटेड गुड फॉर पीपल, ही वांटेड पीस इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई ही रोट हिज कंसर्न टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वरना देखो इनको क्या फर्क पड़ता है, ये देश के लिए पीस के लिए लड़ रहे हैं, तो इन्होंने लेटर लिखा गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को, ठीक है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनका लिखा हुआ लेटर का इफेक्ट हुआ, द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, हेलो, हाँ बोलो यश। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Americans ने एकदम एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली डेवलप कर लिया एंड 2 सिटी में डाल दिया, ड्रॉप किया, ठीक है, जापान का, एक का नाम था हिरोशिमा, एक का नाम था नागासाकी। जर्मन्स ने अभी भी डेवलप किया था एटॉमिक बॉम्ब, उन्होंने बहुत कंट्री में, दे डिड नॉट यूज इट ऑन एनी कंट्री बट अमेरिकन्स ने किया था, इन लोगों ने कहीं नहीं यूज किया बट अमेरिकन्स ने किया था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन एकदम कांप गए थे इस डिस्ट्रक्शन से, इतना इतना नुकसान हो चुका था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव, पब्लिक मिसिव का मतलब फिर से एक लेटर लिखते हैं, ठीक है, टू यूएन सॉरी यूनाइटेड नेशंस को, इन इट ही प्रपोज्ड, इसमें उन्होंने लिखा द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट
दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था, एक ऑफर रखा टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करो, बट इस लेटर का कोई जवाब नहीं आया, इस पर्टिकुलर लेटर का कोई जवाब नहीं आया। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. अगला 10 साल तक एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड पीस में इन्वॉल्व थे, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। उनका एजेंडा था कि कंट्री को रोकना है, जो भी आर्म्स वेपन्स यूज कर रहे हैं उस कंट्री को रोकना है। ही कैंपेन फॉर वर्ल्ड पीस के लिए लड़े, कैंपेन किया, डेमोक्रेसी के लिए लड़े। इनका मेन एजेंडा था वर्ल्ड पीस एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, मतलब देश में अल्टीमेटली, देखो ये पूरा चैप्टर में अभी तक तुमने पढ़ा नहीं होगा कि ये साइंटिस्ट वाला कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा आया है। दिखाया क्या, एज ह्यूमन बीइंग क्या थे, इतना नॉलेज था, बचपन इनका कैसा गुजरा, बचपन में बहुत डिफिकल्टी हुआ, स्कूल में डिफिकल्टी हुआ, मम्मी लोग भी डिफिकल्टी फेस करना पड़ा, मॉम डैड के साइड से भी। एंड देन फ्रेंड्स नहीं मानते थे इनको, मतलब बहुत डिफिकल्टी हुआ है। एंड कैसे इन्होंने अपना डिफिकल्टी को पुल थ्रू, मैरिज टाइम में डिफिकल्टी हुआ इनको, ठीक है। जब इनका लास्ट पार्ट, जब इनका डेथ हुआ 1955 में एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। विजनरी मान एक इंसान जो भविष्य को विजन कर सकता है, मतलब कि क्या हमारा आगे का वे है, इन एन इंटेलिजेंट वे, नॉट इन वैसा वे। एंड वर्ल्ड सिटीजन को बोला गया एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, मतलब इनको जब डेथ हुआ ना, इनको बोला ही वॉज अ विजनरी, इनको वर्ल्ड सिटीजन बोला गया, साइंटिफिक जीनियस भी कहा गया, एंड इनको ये सब बात बोले काफी ऑनर किया गया, बहुत इज्जत दिया गया। तो ये चैप्टर में ना इनका एक अपार्ट फ्रॉम साइंटिस्ट क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो दिखाया गया, साइंटिस्ट वाला भी दिखाया गया ऑफकोर्स। इन्हें पहला कब रिलीज किया, सेकंड कब रिलीज किया, लेटर लिखा गवर्नमेंट, क्यों क्या जरूरत है इनको लेटर लिखने का, ये अच्छा कमा रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट की नजर में बुरा बनेंगे, बट स्टिल ही चोज टू स्टैंड फॉर वर्ल्ड एंड पीस ऑफ द कंट्री। हेलो, हाँ, कौन? ये कंप्लीट हो गया है, इसका क्यूएनए वगैरह तुम लोग को हम शेयर कर देगा, इसको यहीं तक रखो। हम मीटिंग लीव करते हैं, सबका नाम ऐड करके रखो पेरेंट उसमें, मन्नत, सौम्या। चलो, बाय बाय। बाय मैम।